Hello students, I hope you all are fine. In our previous lectures, we had discussed about kings and farmers according to our second chapter, that is how inscription tells a story. From some days we have discussing about towns topic, that is your sixth topic in your book, and we are going to discuss our today's topic 6.3, that is trade in subcontinent and beyond. जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारे पास्ट में था ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से की जा रही थी. हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था कि बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रेड किया जा रहा था, और ये जो ट्रेड था सिर्फ उनकी सिविलाइजेशन तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी वो क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे थे. हमने ओमान के बारे में पढ़ा था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ओमान के साथ ट्रेड किया करते थे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड किया करते थे. और जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया और किंगशिप आई, तो किंगशिप में भी हमने ये पढ़ा, यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया कि उस टाइम पे भी क्या किया जा रहा था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की जा रही थी. तो उसी टॉपिक को लेकर हम आज बात करेंगे, ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि इस टाइम पे यानी किंगशिप के टाइम पे भी ट्रेड हो रहा था और वो सब कॉन्टिनेंट में हो रहा था. तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू ए बुक फ्रॉम 6th सेंचुरी में ट्रेड एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जाने लगी, और वो ट्रेड जो था वो सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में एंड चाइना के साथ ट्रेड किया जा रहा था. और किन किन चीज़ों का ट्रेड किया जा रहा था, उनमें से थे सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटलर्स, फिनिश गुड्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस. और स्पाइसेस में मेनली जो था वो पेपर का ट्रेड किया जा रहा था, यानी काली मिर्च का ट्रेड किया जा रहा था. और वो किसके साथ किया जा रहा था, यानी काफ़ी हाई डिमांड पे ये ट्रेड किया जा रहा था, और वो ट्रेड किया जा रहा था रोमन एम्पायर के साथ. तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि पेपर का जो हाई डिमांड ट्रेड था वो किस एम्पायर के साथ किया जा रहा था किंगशिप में, तो वो आ जाएगा रोमन एम्पायर. ठीक है, तो रोमन एम्पायर के साथ हम पेपर ट्रेड वर्क कर रहे थे और हाई अमाउंट में कर रहे थे. फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया कि जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स हुआ करते थे ना, कौन हुआ करते थे, सक्सेसफुल मर्चेंट्स यानी रिच मर्चेंट्स. उन्हें तमिल लैंग्वेज में, यानी साउथ की जो तमिल लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया, दैट इज़ मसतुवन. स्पेलिंग इज़ MASATTUVAN, मसतुवन. तमिल में तमिल में सक्सेसफुल मर्चेंट्स और रिच मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था, मसतुवन कहा जाता था. और प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत बहुत ही पुरानी लैंग्वेज थी जो पाटलिपुत्र में यूज़ की जाती थी, मगध के पाटलिपुत्र में प्राकृत वहाँ बहुत यूज़ की जाती थी. वहाँ पे जो रिच मर्चेंट और सक्सेसफुल मर्चेंट थे उन्हें कहा जाता था सतावस. क्या कहा जाता था, सतावस या सेठिस. तो ये 2 वर्ड्स जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेज में सक्सेसफुल मर्चेंट और रिच मर्चेंट के द्वारा यूज़ किए जाते थे. ये बात हमें किसने बताई, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई. तो 6.3 टॉपिक में आपका क्या है कि जो किंगशिप का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में भी ट्रेड एक्टिविटीज़ सब कॉन्टिनेंट्स में हो रही थी, यानी अपनी कंट्री को छोड़ के बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी वो ट्रेड एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जा रहा था. और वो जो ट्रेड एक्टिविटीज़ थी वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड चाइना के साथ की जा रही थी. और कौन कौन सी गुड्स का ट्रेड किया जा रहा था, दैट इज़ सॉल्ट नमक, ग्रेन अनाज, क्लॉथ कपड़ा, मेटलर्स यानी मेटल्स के कच्चा माल, फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार की गई गुड्स, स्टोन पत्थर, टिम्बर लकड़ी, मेडिसिनल प्लांट्स दवाइयों के पौधे एंड स्पाइसेस मसाले. मसालों में मेनली जो था वो काली मिर्च थी, पेपर था, जो रोमन एम्पायर के साथ बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड किया जा रहा था. फिर हमें ये पता चला कि तमिल में सक्सेसफुल मर्चेंट्स को मसतुवन कहा जाता था, एंड प्राकृत लैंग्वेज में, जो कि बहुत ही प्राचीन लैंग्वेज, पुरानी लैंग्वेज है जो पाटलिपुत्र में यूज़ की जाती थी, उसमें सक्सेसफुल मर्चेंट और रिच मर्चेंट को सतावस और सेठिस कहा जाता था. तो ये आपका 6.3 टॉपिक रहेगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ 6.4.
इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमने पहले भी देखा था कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, फिर क्या हुआ था, मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था, करेंसी बना दी गई थी और वो जो करेंसी थी वो कॉइन्स की फॉर्म में आई थी। तो अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से राजा ने कौन सा कॉइन कैसे यूज़ किया था ड्यूरिंग हिज एम्पायर। तो 6.4 जो टॉपिक है आपका यही टॉपिक है, कॉइन्स एंड किंग्स। तो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यानी 6th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड था, 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कॉपर सिल्वर कॉइन्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। किसको? कॉपर सिल्वर कॉइन्स। और ये जो कॉइन हुआ करते थे ये पंच्ड कॉइन हुआ करते थे, पंच मार्क, यानी इनके ऊपर कोई ना कोई मार्क जो था वो पंच किया जाता था। पंच आपको पता ही होगा, आप पंचिंग करते होगे पेपर की, तो वो पंच मार्क किया गया था। पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे ये, और कॉपर और सिल्वर मेटल के बना करते थे। और इनको जो यूज़ किया करते थे वो राजा थे इंडो ग्रीक किंग्स। कौन थे? इंडो ग्रीक किंग्स। यानी इंडो ग्रीक किंग्स के द्वारा कौन सा कॉइन यूज़ किया जाता था? कॉपर और सिल्वर मेटल का कॉइन यूज़ किया जाता था। और वो जो कॉइन हुआ करते थे वो पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे। और जो पंजाब हरियाणा का एरिया था, यानी हमारा एरिया पंजाब एंड हरियाणा का जो एरिया था, वहाँ पे जो कॉइन मिंट किया करते थे यानी कॉइन बनाए जाते थे, वो कौन लोग बनाया करते थे? ट्राइबल कम्युनिटी बनाया करती थी। कौन बनाया करती थी? ट्राइबल कम्युनिटी बनाया करती थी। और उस कम्युनिटी का नाम था योद्धास। योद्धास। तो ये कम्युनिटी जो थी वो पंजाब और हरियाणा की कम्युनिटी थी, और ये अपने एरिया के लिए क्या बनाया करती थी? कॉइन्स बनाया करती थी। ऐसे ही जो कॉइन्स मिंट वर्क था वो कौन कौन किया करते थे? यानी कॉइन्स मिंटिंग का वर्क उस टाइम पीरियड में, किंगशिप टाइम पीरियड में कौन कौन किया करते थे? राजा किया करते थे, जैसे हमने इंडो ग्रीक राजा के बारे में पढ़ा। मर्चेंट्स किया करते थे। ट्राइबल कम्युनिटी जो हमने ऊपर हरियाणा पंजाब के बारे में पढ़ी। गिल्ड्स के बारे में पढ़ा, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि गिल्ड्स क्या होता है? ग्रुप होता है मर्चेंट्स का या आर्टिसंस का, कलाकार का। तो वो लोग भी क्या कर लिया करते थे? कॉइन को बना सकते थे। तो ये मिंटिंग प्रोसेस थी कॉइन की। और सबसे पहला जो गोल्ड कॉइन था, हम प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन था उस गोल्ड कॉइन को किसने मिंट किया था? कुशानाज ने। किसने? कुशानाज ने। और फिर देन समुद्रगुप्त राजा ने, जिसकी बेटी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज प्रभावती। समुद्र गुप्त राजा ने क्या किया था? गोल्ड कॉइन को चलाया था। तो ये कुछ बातें थी गोल्ड कॉइन के यानी कॉइन्स के बारे में। क्या थी कि जो कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स थे वो इंडो ग्रीक राजा ने बनाए थे, यानी उन्होंने यूज़ किया था। और पंच मार्क्ड कॉइन को वो यूज़ किया करते थे। और ये सारा काम 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हुआ था, यानी 6th सेंचुरी से पहले पहले बार्टर सिस्टम यूज़ किया जा रहा था। 6th सेंचुरी के बाद ये करेंसी यानी मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया था। और फिर जो गोल्ड कॉइन थे वो सबसे पहले कुशानाज ने यूज़ किए थे, फिर समुद्रगुप्त राजा ने यूज़ किए थे। और ये जो मिंटिंग प्रोसेस था कॉइन्स का, पंजाब और हरियाणा में ट्राइबल कम्युनिटी थी योद्धास, वो बनाया करते थे। और कॉइन्स मिंटिंग उस टाइम पे किंग्स भी कर लिया करते थे, मर्चेंट्स भी कर लिया करते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी कर लिया करते थे, गिल्ड्स और श्रेणीज भी कर लिया करते थे। तो ये गोल्ड और कॉइन्स के बारे में कुछ बातें थी। आपकी बुक में पेज नंबर 45 पे गुप्ता कॉइन यानी समुद्रगुप्त में भी कॉइन्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। गुप्ता कॉइन का एक पिक्चर, 2 पिक्चर दे रखे हैं, उस पिक्चर को आप देख लेना। ये बहुत ही प्योर गोल्ड के कॉइन हुआ करते थे। 4 से 4.5 kg का एक कॉइन हुआ करता था। तो बाहर को काफ़ी हैवी कॉइन्स हुआ करते थे। फिर क्या हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो उनके आर्कियोलॉजी वर्क था उसमें कॉइन्स जो थे वो काफ़ी लेस हो गए थे, यानी उन्हें बहुत कम कॉइन्स मिलने लगे थे। इसके उन्होंने काफ़ी व्यूज़ दिए थे कि किस वजह से हो सकता है कि इंडिया की हिस्ट्री में जो कॉइन्स थे वो उन्हें नहीं मिल रहे थे। उसके कुछ उन्होंने व्यूज़ दिए थे, या हम कह सकते हैं कुछ रीजंस थे जो फॉलोइंग थे।
एक तो वो सबसे मेन रीज़न तो उन्होंने ये दिया कि हो सकता है कि इंडिया में क्राइसिस चल रहे हो, जिस वजह से जो कॉइन्स थे वो ख़त्म हो गए हों और उन्हें नहीं मिल रहे थे। दूसरा कि जो उन्होंने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रूट बना रखा था, क्या पता वो ट्रेड रूट ही फिनिश हो गया हो, क्या हो गया हो, फिनिश्ड हो गया हो, जिस वजह से उस ट्रेड रूट पे उन्हें कोई कॉइन वगैरह नहीं मिल रहे थे। देन हो सकता है कि रोमन एम्पायर के साथ जैसे ट्रेड रूट ख़त्म हो गया हो तो उनका कोई नया ट्रेड रूट बन गया हो, तो न्यू ट्रेड रूट जिसके बारे में उन्हें अभी आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं था और जिसके बारे में उन्होंने अभी कोई सर्च नहीं की थी, हो सकता है कि अब कॉइन जो थे वो उस एरिया में मिलते हों, तो इस वजह से भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत कम कॉइन मिले कि जो ट्रेड रूट था वो चेंज हो गया और उस नए ट्रेड रूट के बारे में उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्हें कॉइन्स मिल नहीं रहे थे। या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो कॉइन्स हैं वो अभी भी सर्कुलेशन में चल रहे हैं, यानी लोगों द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें पता नहीं है कि ये कॉइन्स कहाँ से बिलोंग करते थे। या मेन रीज़न एक हो ही गया हमारा कि इंडिया में हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ टाइम बाद ये पाया कि जो कॉइन्स थे वो काफ़ी कम हो गए थे, मिल नहीं रहे थे उन्हें बरीड आइटम्स में। तो हो सकता है कि इंडिया में उस टाइम पे क्राइसिस हो गई हो, या हो सकता है कि रोमन एम्पायर के साथ उनका बिल्कुल ही ट्रेड वर्क बंद हो गया हो, या कोई नया ट्रेड रूट बन गया हो, या किसी और कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे थे जिनके बारे में उन्हें अभी तक पता नहीं लगा, जिस वजह से कॉइन्स उन्हें मिल नहीं रहे। या फिर हो सकता है कि कॉइन्स का सर्कुलेशन अभी भी कंटिन्यू है, जिस वजह से उन्हें इन कॉइन्स के बारे में पता नहीं चल रहा। तो ये टॉपिक था हमारा 6.3 टॉपिक, जिसमें हमने कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में जाना कि कौन से राजा के टाइम कौन सा कॉइन हुआ करता था, जिसमें हमने मेनली ये जाना कि जो कॉपर्स और सिल्वर कॉइन्स होते थे वो इंडो ग्रीक राजा यूज़ किया करते थे और वही उनकी मिंटिंग करवाया करते थे, और जो कुशानास थे उन्होंने गोल्ड कॉइन सबसे पहले यूज़ किया था, फिर समुद्रगुप्त ने, और गुप्ता एम्पायर के जितने भी किंग्स थे वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स यूज़ किया करते थे। फिर हमने मिंटिंग पढ़ी कि पंजाब हरियाणा में ट्राइबल कम्युनिटी योद्धाज नाम की हुआ करती थी, वो मिंटिंग किया करती थी कॉइन्स का, और किंग्स, मर्चेंट्स, गिल्ड्स, श्रेणीज, ये लोग भी क्या किया करते थे, मिंटिंग वर्क किया करते थे। बहुत ही इजी टॉपिक है आपके ये वाले, बस इसमें थोड़ा सा लर्निंग वर्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। आप पेंसिल्स का यूज़ करके अपनी बुक में ये सब मार्क कर लें, अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के, तो ऑब्वियसली आपको ये सारी बातें बहुत बोरिंग नहीं लगेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी। लास्ट टाइम क्या थी, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री थी, थोड़ी सी टिपिकल हुआ करती थी, लेकिन ये जो हिस्ट्री है ये बहुत ही हमारी कंट्री से रिलेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ये मॉडर्न हिस्ट्री है, हमें पढ़ने में मज़ा आता है। तो फुल इंटरेस्ट के साथ अपने टॉपिक्स को कवर कीजिए, एंड आई थिंक आज विजिबिलिटी जो है वो भी बहुत सही होगी। ठीक, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 7th टॉपिक, जिसमें हम इंस्क्रिप्शन डिसाइफरिंग पढ़ेंगे, यानी जो इंस्क्रिप्शन थी उसको कैसे डिसाइफर किया गया था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इज़ आर 7.1 डिसाइफरिंग ब्राह्मी। अगर आपको याद हो तो जब हमने अपना फर्स्ट टॉपिक किया था प्रिंसिप, उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मी को जिसने सबसे पहले डिसाइफर किया था दैट इज़ एक ब्रिटिशर हुआ करते थे, एंड हिज नेम वाज जेम्स प्रिंसिप, जो कॉइन मिंट कंपनी में लगे हुए थे। हमने ये बात सबसे पहले यही की थी, उसी के हम बारे में पढ़ेंगे कि डिसाइफरिंग कैसे की गई थी ब्राह्मी को। तो ब्राह्मणी को जिसने डिसाइफर किया था दैट इज़ जेम्स प्रिंसिप, और ये 1838 में किया था। कहता है कि किसने किया था, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जेम्स प्रिंसिप ने, ये एक ब्रिटिशर हुआ करते थे जो मिंट कंपनी में लगे हुए थे, कॉइन मिंट कंपनी में, और इन्होंने ब्राह्मणी को डिसाइफर किया था 1838 में। कहता है कि जो लेट 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था ना, उसमें यूरोपियन स्कॉलर्स जो हुआ करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो हुआ करते थे, उन्होंने ब्राह्मणी को डिसाइफर करने की काफ़ी कोशिश की थी। जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी उन्हें डिसाइफर किया था। हर चीज़ को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो उन्होंने जो डिसाइफरिंग प्रोसेस की थी ना, उसको यानी ब्राह्मणी को उन्होंने डिसाइफर किया था देवनागरी, यानी जो हमारी हिंदी और संस्कृत की लिपि है उसको यूज़ करके।
किसको यूज़ करके? हिंदी और संस्कृत की जो हमारी लिपि है दैट इज़ देवनागरी, उसको यूज़ करके इन्होंने ब्राह्मणी को डिसाइफरिंग शुरू की थी। तो आपकी जो बुक है 46, उसमें एक साइड में कॉलम दी हुई है जिसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसमें देखो एक टी है जिसको क लिखा है, डी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में होते हैं, डी है उसको च लिखा है, सी है उसको ढ लिखा है ढक्कन वाला, द है उसको द, ऐसे कुछ सिंबल्स बना रखे हैं। म को बहुत ऐसे सीजर टाइप का दे रखे हैं, र को एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे रखी है। तो इस तरह से देवनागरी को यूज़ करके उन्होंने ब्राह्मणी को डिसाइफर किया था। और एक मिस्टेक हो गई थी जो उस टाइम के मतलब पंडित वगैरह हुआ करते थे, ब्राह्मण्स वगैरह हुआ करते थे, तो उन्होंने ये एज्यूम करा कि जो ब्राह्मणी है वो किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ये संस्कृत में। आपकी बुक में ये बात कही हुई है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। पंडित और ब्राह्मण्स ने ये सपोज़ किया कि जो ब्राह्मणी है वो संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन वो संस्कृत में नहीं लिखी गई थी। लेटर ये बात उन्हें पता चली वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है जिसको पाटलिपुत्र में यूज़ किया जाता था, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र में यूज़ किया जाता था और प्राकृत में ही ब्राह्मणी को लिखा गया था। इस वजह से उन्हें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी और डिसाइफरिंग प्रोसेस में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो जेम्स प्रिंसेप अल्टीमेटली वो इंसान थे जिन्होंने ब्राह्मणी को क्या किया था? डिसाइफरिंग किया था देवनागरी को यूज़ करके। आई होप आपको ये 7.1 टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे खरोस्ती की। खरोस्ती भी किसने डिसाइफर की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ऐसे इंसान थे जिन्होंने 2 लैंग्वेज को डिसाइफर किया था। फर्स्ट इज़ ब्राह्मी एंड सेकेंड इज़ खरोस्ती। तो हम खरोस्ती की बात करेंगे। तो खरोस्ती को डिसाइफरिंग करने का जो क्रेडिट जाता है वो भी जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और ये जो खरोस्ती लैंग्वेज थी वो किस आर्टिकल्स पे पाई जाती थी? वो आर्टिकल्स थे इंडो ग्रीक किंग के जो कॉइन्स हुआ करते थे, सील्स हुआ करती थी, इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी, उस पे क्या यूज़ की गई थी? खरोस्ती लैंग्वेज यूज़ की गई थी। और खरोस्ती लैंग्वेज जो है वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करती है। तो इसको भी डिसाइफर करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो यूरोपियन स्कॉलर जो थे उन्होंने जो खरोस्ती को डिसाइफर किया था, उन्होंने 1 वर्ड को क्या किया था? डिसाइफर किया था। क्या किया था? 1 वर्ड को डिसाइफर किया था। यानी यूरोपियन स्कॉलर्स ने खरोस्ती को डिसाइफर किया बाय 1 वर्ड। तो उन्होंने ये देखा जो खरोस्ती थी ना, खरोस्ती और ग्रीक लैंग्वेज, जो खरोस्ती और ग्रीक की स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी जो राजा महाराजा के द्वारा लिखी गई थी, उन पे एक अल्फ़ाबेट यानी ग्रीक एंड खरोस्ती, मैं ये लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग बाद में ये ना कहो कि आपने ग्रीक के बारे में तो बताया ही नहीं था। ग्रीक एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट्स जो हुआ करती थी उसमें एक अल्फ़ाबेट का बहुत ज़्यादा, यानी एक सिंबल कह सकते हो, अब हमारे लिए वो अल्फ़ाबेट है, ए का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है, वो अफ़गान की लैंग्वेज हो गई और वो ग्रीक लैंग्वेज ग्रीस की हो गई। तो इस दोनों लैंग्वेज में क्या हो गया, ए अल्फ़ाबेट्स को यानी ए सिंबल को काफ़ी यूज़ किया गया था, तो उन्हें काफ़ी ईजी हो गया इसको डिसाइफर करना। जैसे उन्होंने आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, हर बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे थे जो ए लेटर से स्टार्ट होते थे, यानी जिसमें ए वर्ड यूज़ किया गया था, दैट इज़ अपोलो डॉट्स। तो ये वर्ड जैसे इन्होंने एग्जांपल के रूप में दे रखा है, तो उन्होंने देखा कि खरोस्ती और ग्रीक स्क्रिप्ट्स में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत ऐसे सिंबल्स थे जो दोनों लैंग्वेज में सेम यूज़ किए जा रहे थे। तो यही आपका 7.2 टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। खरोस्ती लैंग्वेज को जेम्स प्रिंसेप ने ही क्या किया था, डिसाइफर किया था, और इंडो ग्रीक किंग्स के द्वारा खरोस्ती यूज़ की जाती थी जो कॉइन, सील्स और इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई थी। यूरोपियन स्कॉलर्स ने खरोस्ती को 1 वर्ड करके डिसाइफर किया था, और ग्रीक और खरोस्ती स्क्रिप्ट्स में बहुत सारे सिमिलैरिटी सिंबल्स थे, जिसमें से एक एग्जांपल दे रखा है ए सिंबल जो है वो दोनों लैंग्वेज में पाया गया है। जैसे अपोलोडोटस नाम है वो
ए से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स थे जहाँ जो ए से ही स्टार्ट हो रहे थे और दोनों लैंग्वेज में सेम यूज़ किए जा रहे थे। तो यही आपका 7.2 टॉपिक रहेगा। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंदी बनेगा, क्योंकि आज हम ये अपना चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे, क्योंकि ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक है, इसमें समझने वाली इतनी कोई बात नहीं है। ये सारा पहले का ही टॉपिक है जिसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे 7.3 टॉपिक की, दैट इज़ हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या हमारी हिस्ट्री के एविडेंस मिले थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या हिस्टोरिकल यानी क्या हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेनली हम अशोकन पिलर्स की यहाँ बात करेंगे। अशोकन पिलर्स पे हमें ये पता चला था, जो उस पर इंस्क्राइब्ड किया गया था उस पर, यानी अशोकन पिलर्स के इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला था कि राजा अशोका को यानी सम्राट अशोका को वहाँ के जो लोग थे वो 2 वर्ड्स के लिए यूज़ करते थे। वन इज़ पियादसी, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, और सेकंड इज़ देवम पिया यानी भगवान का प्रिय। ये 2 वर्ड जो थे अशोका सम्राट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। ये बात हमें हमारी हिस्ट्री इंस्क्रिप्शन से पता चली, ये एविडेंस हमें मिला था। और ये बात कैसे पता चली गई कि अशोका को ही पियादसी और देवम पिया कहा जाता था? तो वहाँ जो इंस्क्रिप्शन के जो कंटेंट्स हुआ करते थे, उन कंटेंट्स को देख के, यानी कंटेंट लुक को देख के, और उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके, जैसे हमने डिसाइफरिंग पढ़ी ही है इससे पहले, उसको ट्रांसलेट करके ये पता चला कि अशोका को क्या कहा जाता था, पियादसी और देवम पिया कहा जाता था। ये एक एविडेंस मिला था हमें हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो पैलियोग्राफी और एपिग्राफी को यूज़ करके ये सारा कुछ हमें पता लगा था। पैलियोग्राफी एक ऐसी टर्म होती है जो एंशिएंट हैंड राइटिंग को रीड करने के लिए बोली जाती है, यानी अगर आप किसी पुरानी राइटिंग को रीड आउट कर रहे हो, दैट इज़ पैलियोग्राफी, रीडिंग आउट एंशिएंट हैंड राइटिंग। एंड एपिग्राफी, किसी बात को समझना, इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब निकालना, इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। तो ये 2 टर्म्स को यूज़ करके हमारी हिस्ट्री के काफ़ी सारे एविडेंस मिले, यानी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला। एक बात और पता चली कि जब राजा अशोक ने कलिंगा पे जीत हासिल कर ली थी, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अशोक राजा थे उन्होंने कलिंगा पे जीत हासिल कर ली थी। उस कलिंगा एरिया में ना, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है टॉपिक, कलिंगा एरिया में राजा सम्राट के यानी सम्राट अशोका के कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिली थी, कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिली थे। इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि जब कलिंगा पे उसने जीत हासिल की थी तो वहाँ पे वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें काफ़ी पीपल क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे, डेड हो गए थे, मर गए थे, डेथ हो गई थी उन्हें। तो इस चीज़ से राजा जो था वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था, काफ़ी परेशान हो गया था, तो उसने इंस्क्रिप्शन वर्क करना बंद कर दिया था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिप्रेशन, आपको याद रह जाएगा इस बात का। तो जो किंग था वो डिप्रेशन में चला गया था, जिस वजह से उसने इंस्क्रिप्शन वर्क को बंद कर दिया था। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद वो लॉन्ग टाइम तक वहाँ स्टे ही ना किया हो, कलिंगा पे वो रहा ही ना हो, जिस वजह से वहाँ इंस्क्रिप्शन उसकी नहीं मिली। तो ये 2 रीज़न हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद बताए कि इस वजह से हो सकता है कि कलिंगा में अशोक सम्राट की कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिली थी। तो यही है आपका हिस्टोरिकल एविडेंस जो हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता है। क्या था, अशोका पिलर को जब डिसाइफर किया गया था तो ये पता लगा था कि अशोका सम्राट को पियादसी और देवम पिया के नाम से जाना जाता था, वहाँ की जनता उन्हें ये बोला करती थी, और ये बात हमें वहाँ के कंटेंट से और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने से पता चली। और पैलियोग्राफी और एपिग्राफी से, इन 2 टर्म्स को यूज़ करके हिस्ट्री के बारे में काफ़ी पता चला था। पैलियोग्राफी और एपिग्राफी मैंने आपको बता दिया। फिर आपकी बुक में क्या रखा है कि कलिंगा में कोई इंस्क्रिप्शन अशोक की नहीं मिली थी, उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके यही कारण हो सकते हैं कि उसको पश्चाताप हो गया था, यानी डिप्रेशन में चला गया था, इस वजह से उसने इंस्क्रिप्शन बंद कर दी हो। और दूसरा ये हो सकता है कि क्या पता वो कलिंगा में
रहा ही ना हो लॉन्ग टाइम के लिए, जिस वजह से वहाँ कोई इंस्क्रिप्शन नहीं थी। तो हमारी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अधूरी हिस्ट्री है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि वो इनकम्प्लीट हिस्ट्री क्यों है, क्योंकि अब जो है लोगों की सेटलमेंट हर जगह स्टार्ट हो चुकी है, यानी हो चुकी है लगभग, जिस वजह से खुदाई डिगिंग वर्क जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है और आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कर सकते। एक तो सेटलमेंट रीज़न है और दूसरा अर्थ को काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से ये डिगिंग वर्क बंद कर दिया गया है और आर्कियोलॉजिस्ट की जो स्टडी थी वो इनकम्प्लीट रह गई। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था और बहुत ही इजी है अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो जो मेन लिमिटेशन मानी जाएगी ना, वो ये मानी जाएगी कि यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। क्या आ जाती है? बायसनेस आ जाती है, पक्षपात हो जाता है। कैसे? देखो, आपने कुछ पढ़ा, उसको समझने का तरीका आपका हो गया, सामने वाले ने कुछ पढ़ा, उसकी अलग उसके लिए इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है। आपने कोई स्क्रिप्ट पढ़ी, उसको आपने कैसे समझा और आपने उसको कैसे फिर डिस्क्राइब किया, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है वो ह्यूमन बिहेवियर आ जाती है। तो आइडिया जो था वहाँ का, हर इंस्क्रिप्शन का जो इंटरप्रिटेशन था वो बेस्ड था ह्यूमन बिहेवियर पे। हर किसी ने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दी इंस्क्रिप्शन की। तो यहाँ फर्स्ट जो लिमिटेशन हो गई वो बायसनेस, जिसकी वजह से जिसका जैसा व्यू था हमने वैसे हिस्ट्री के बारे में जाना। सेकेंड ये हो सकता है कि ये जो हमारी हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, जिस वजह से जो आइटम्स है वो बरीड थी और उसके जो लेटर्स हो सकते हैं वो फेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फेंट हो सकते हैं, लेटर्स आर फेंटेड। तो इस वजह से हमें इनकम्प्लीट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी मिली हो सकती है। इंस्क्रिप्शन की ये लिमिटेशन है। थर्ड इज़, हो सकता है कि बरीड होने के कारण जो इंस्क्रिप्शन थी वो ब्रेक डाउन हो गई हो या डिस्ट्रॉय हो गई हो। क्या हो गई हो? डिस्ट्रॉय हो गई हो या ब्रेक डाउन हो गई हो, जिस वजह से हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली। अभी भी जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बरीड है, जिस वजह से हमें कोई भी कंप्लीट आइडिया हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं था। कंप्लीट आइडिया नहीं था कि कौन सा राजा कैसे बिहेव किया करता था, कितने टाइम पीरियड, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं पता चला। तो कोई कंप्लीट आइडिया नहीं है हमारी हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही लेस इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बहुत ही कम बातें हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चली है। ये सबसे मेन लिमिटेशन है। हमें हमारे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता चला कि ये जो 2 स्ट्रक्चर हुआ करते थे हमारी हिस्ट्री में कैसे, यानी पॉलिटिकल कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई थी और कैसे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया गया था, तो इसके बारे में हमें नहीं पता। कॉमन पीपल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी भी इंस्क्रिप्शन है वो तो या तो रिच पीपल के बारे में है या राजा महाराजा के बारे में है। तो नो इन्फो अबाउट कॉमन पीपल। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तब भी आपके 7 पॉइंट्स बन गए, शॉर्ट आ जाता है तब भी आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नो इन्फो अबाउट कॉमन पीपल। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में, बहुत ही आसान। सबसे पहले बायसनेस, ह्यूमन बिहेवियर आ जाता है कि हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है, हर किसी का अपना समझने का तरीका है और उसी समझने के तरीक़ों को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया और हमने वो बात पढ़ी। हो सकता है कि उन्होंने सही डिस्क्राइब किया हो सकता है कि गलत, तो इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेटर जो थे वो बरीड होने के कारण फेंट भी हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन जो थी वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। कोई कंप्लीट आइडिया हमें नहीं मिला किसी चीज़ का भी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली वो काफ़ी लेस थी, कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें किसी के बारे में नहीं मिली। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और आम प्रजा के बारे में, आम लोगों के बारे में कोई भी इतनी बातें हमें हमारी हिस्ट्री नहीं डिफाइन करती। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इंस्क्रिप्शन की, यानी खुदे हुए शब्दों से हमें बहुत कम बातें पता चली। तो यहीं आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर को आप बुक रीडिंग भी करो, अपनी पेंसिल का यूज़ करके मेन पॉइंट्स को सर्कल करो, बॉक्स बनाओ, हाईलाइट करो, काफ़ी अच्छे से इसे रीड आउट करो, इसके नोट्स बनाओ और जो मैंने लेक्चर दिया है इसको एज इट इज़ अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन करो। एंड देन इफ़ यू हैव